गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार व्याकरण का दूसरा अंग है। पहला अंग था वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो आज हम शब्द विचार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अगर हम वर्णों को एक ऐसे क्रम में रखें, सार्थक क्रम में रखें जिसका कोई मीनिंग हो, तो उस शब्द के समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे। अर्थात प्रत्येक शब्द का, जो हमारा शब्द बना वर्णों के सार्थक समूह से, उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। अब बात आती है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में हम कर सकते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, फोर्थ अर्थ के आधार पर एंड फिफ्थ प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहला था हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अर्थात स्रोत या उत्पत्ति का मतलब है कि ये जो शब्द आया है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थात इसका स्रोत कहाँ है। जैसे हर चीज का कोई ना कोई स्रोत होता है, इसी प्रकार से प्रत्येक शब्द का भी कोई ना कोई स्रोत होता है। तो उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत की तरह होते हैं। तत्सम शब्द यानी तत् प्लस सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान। यानी जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दुग्ध, तो हम जानते हैं कि दुग्ध किसे कहते हैं? दूध को कहते हैं। रात्रि, रात्रि रात को कहते हैं। जल, कवि, गुरु, फल, ये इसी प्रकार से संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और सेम बिल्कुल हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आता है तद्भव, अर्थात तद्भव यानी उससे बने हुए यानी उससे पैदा हुए। जो शब्द संस्कृत से पैदा होते हैं यानी संस्कृत से हिंदी में आते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे दुग्ध से दूध बन गया, अग्नि से आग, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता। तीसरा आता है बच्चों देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत से शब्द आपके घर में भी बोले जाते हैं, सभी के घरों में बोले जाते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जिनको हम बोलते हैं जनरली। जैसे घर में पगड़ी, थैला, डिबिया, ये शब्द हम ऐसे ही बोलते हैं। तो जो साधारण बोलचाल में शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विदेशी भाषाओं से जो लेकर के शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं के शब्द समाये हुए हैं। तो उसमें हिंदी में अंग्रेजी के, तुर्की के, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, ये सारी भाषाओं के नाम हैं। इन शब्दों के प्रयोग भी हिंदी में किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन,
सिनेमा, पेंट, कोट, डॉक्टर। अब आपने देखा होगा ये अंग्रेजी में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। दूसरे आते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं। कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश। ये शब्द बच्चों हम सब घर में यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं और इसी तरह से हम इनको प्रयोग करते हैं। ये शब्द हैं तुर्की भाषा के। फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हम प्रयोग करते हैं। फौज, कागज, हजार, दुकान आदि, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में आकर ये ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आदमी, औरत, किताब, मकान आदि। नेक्स्ट आता है संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या है। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं। यानी एक शब्द किसी और भाषा का होगा, दूसरा किसी और भाषा का होगा और वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं लाठी चार्ज। लाठी चार्ज हमारा एक लाठी तो हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी का शब्द है चार्ज, मिलकर के बन गया लाठी चार्ज। लाठी चार्ज कहाँ किया जाता है, जहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। जब भीड़ बेकाबू होती है तो पुलिस बल वहाँ पर लाठी चार्ज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का शब्द है और मिलकर के बनता है लाठी चार्ज। ऐसे ही टिकट घर। टिकट अंग्रेजी का शब्द है हमारा और घर हमारा हिंदी का शब्द है, मिलकर के बनता है टिकट घर। नेक्स्ट संस्कृत और हिंदी से बना हुआ शब्द है वर्षगांठ। यानी वर्षगांठ मिलकर बन गया। वर्ष का मतलब वर्ष होता ही है, गांठ जो हम गांठ लगाते हैं यानी किसी चीज को जोड़ते हैं तो वह होती है गांठ, मिलाकर के बन गया वर्षगांठ। ऐसे ही अंग्रेजी और फारसी के शब्दों से मिलकर बना है सील बंद। सील प्लस बंद मिलकर के बन गया सील बंद। तो हम देख रहे हैं सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद फारसी का शब्द है। नेक्स्ट शब्द है हमारा फारसी और हिंदी का नुकसानदायक। नुकसान हमारा फारसी शब्द है और दायक हमारा हिंदी शब्द है तो मिलकर के बन गया नुकसानदायक। हिंदी प्लस फारसी से बना है फलदार। फल हमारा हिंदी का शब्द है, दार हमारा फारसी का शब्द है, मिलकर के बन गया हमारा फलदार। तो हमने ये पढ़े स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। नेक्स्ट आता है दूसरा पार्ट हमारा व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। यानी ये रचना कैसे हुई, व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हों और उनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ये वो वाले शब्द होते हैं जिनको हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं और अगर हम उनके खंड करें तो उनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं होगा। जैसे देखिएगा घर, दाल, जल। तो अगर हम इनको विच्छेद करते हैं, जैसे दाल, दा प्लस ल, तो इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है, दा का कोई मीनिंग नहीं है, ला का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही घर को अगर हम विच्छेद करते हैं, घय
प्लस रे, यानी घे का कोई अलग से मीनिंग नहीं है, रे का कोई अलग से मीनिंग नहीं है, जल। लेकिन अगर हम दाल बोल रहे हैं, घर बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक इन शब्दों की इमेज आ जाती है। तुरंत हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अच्छा, दाल के बारे में बात हो रही है, घर के बारे में बात हो रही है, या जल के बारे में बात हो रही है। तो वैसे शब्द जो अन्य किसी शब्दों के मेल से ना बने हों और खंड करने पर उनका कोई अर्थ अलग अलग ना हो, तो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं, योग का अर्थ होता है, हम जानते हैं, जुड़ना, यानी जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, यानी इनके अगर खंड किए जाएं, तो जो हमारे अलग अलग शब्द हैं उन वे भी सार्थक होंगे। यानी अगर जैसे हमारा उदाहरण के लिए देखते हैं रसोई घर, तो रसोई का भी मीनिंग है और घर का भी मीनिंग है, लेकिन रसोई घर एक अलग मीनिंग आपको दे रहा है, दो शब्दों के योग से बना है। ऐसे ही प्रयोगशाला, प्रयोग और शाला दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है और दोनों एक अलग अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोगशाला। तीसरा है राष्ट्रपिता। राष्ट्र का अलग मीनिंग है, पिता का अलग मीनिंग है, लेकिन राष्ट्रपिता एक अलग अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका स्वतंत्र अर्थ होता है। अगर हम उनको खंड कर दें तो स्वतंत्र अर्थ होता है। तो ये शब्द हमारे यौगिक कहलाते हैं। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। उपर्युक्त सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं तथा इन दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है तथा दोनों शब्दों को मिलाने से एक अलग अर्थ की उत्पत्ति हो रही है। ये बात आपने नोटिस की होगी कि जब हमने दोनों शब्दों को मिलाया तो एक अलग अर्थ दे रहा था वो, और जब हम उनका विच्छेद कर रहे थे तो वह अलग अलग अर्थ भी दे रहा था। नेक्स्ट आता है योग रूढ़। ये भी यौगिक की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये यौगिक और रूढ़ दोनों को मिला करके बना है। यौगिक का अर्थ हमने बताया था कि दोनों दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन और रूढ़ का बताया था जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हम समझ जाते हैं कि उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो शब्द यौगिक शब्द होते हुए भी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई। अब चारपाई तो देखिए किसी में भी हो सकती हैं। चारपाई आपके मेज में भी होते हैं, कुर्सी में भी होते हैं, है ना, कई चीज़ों में, पलंग में भी होते हैं, खाट में भी होते हैं, लेकिन हम खाट को ही चारपाई के नाम से जानते हैं। यानी चारपाई जो हो गया है शब्द, रूढ़ हो गया है खाट के लिए, जबकि ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पंकज, पंख और अज, यानी पंख का मतलब होता है कीचड़, अज का मतलब होता है जन्म। यानी जो कीचड़ में जन्म हुआ है जिसका, उसे हम कमल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये योग रूढ़, या अगर हम पंकज कहते हैं, हम समझ जाते हैं कि कमल के बारे में बात हो रही है, तो कमल हमारा योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द का भेद। यानी व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब होता है कि व्याकरण के आधार पर किस तरह से हम शब्दों का भेद कर सकते हैं। इसमें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जब चाहे हम लिंग बदलें, चाहे वचन बदलें, चाहे कारक बदलें, चाहे काल बदलें, चाहे पुरुष बदलें, कुछ भी बदलें, लेकिन इन शब्दों का रूप हमेशा बदल जाता है। जब जहाँ लिंग बदला तो इनका रूप बदल जाएगा, वचन बदलेंगे तो इनका रूप बदल जाएगा। यानी जिन शब्दों में विकार आ जाता है, चाहे लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, काल बदले, पुरुष बदले, कुछ भी बदले, इनमें विकार आ जाता है। तो जिन शब्दों में विकार आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, लड़की खेलती है।
अगर हमने यहाँ पर वचन चेंज किया, लड़कियां खेलती हैं, तो बदल गया ना सारा। लड़की का लड़कियां हो गया और है का हैं हो गया। लड़की का रूप बदलकर क्रमशः लड़कियां हो गया है, और तो यह विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द विकारी के ठीक उल्टे होते हैं। चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदले, चाहे पुरुष बदले, चाहे कारक बदले, कुछ भी बदले, लेकिन इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये नहीं बदलते। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, इनको हम विस्तृत रूप से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ऊपर, वहाँ, कल, तेज आदि, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है ना, तो वह हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। समुच्चय बोधक यानी जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है, वह हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। विस्मयादि बोधक, जिससे किसी विस्मय का बोध होता है, यानी आश्चर्य का, हर्ष का, शोक का कोई बोध होता है, तो वे हमारे विस्मयादि शब्द होते हैं, जैसे ओह, हाय, शाबाश। संबंध बोधक शब्द वो होते हैं जो संबंध बता रहे हैं, जैसे के नीचे, के बिना, के ऊपर, के साथ। तो ये हमारे संबंध बोधक हैं। विस्तृत अध्ययन अगली वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा भाग, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, यानी उनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता, जैसे मित्र, पहाड़, नदी आदि। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम पत्र कहें तो पत्र हमारा 2 मीनिंग दे रहा है, पत्ता और चिट्ठी। अगर हमने भेद कहा तो भेद हमारा रहस्य और प्रकार 2 मीनिंग दे रहा है। घट अगर हमने कहा तो घड़ा और शरीर 2 मीनिंग हमें दे रहा है। नेक्स्ट आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी इन्हें हम समान शब्द भी कह सकते हैं। जैसे दिवस, दिवस हम किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। तो हम दिन को और क्या क्या कह सकते हैं? बासर कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, दिन कह सकते हैं, अहन कह सकते हैं। ये सारे शब्द हम दिवस को कह सकते हैं। नेक्स्ट है तन। दूसरा पर्यायवाची तन, तो तन मीन्स होता है शरीर। इसका हम काया भी कह सकते हैं, बपू भी कह सकते हैं, वदन भी कह सकते हैं, गात भी कह सकते हैं। अगर आपको इनका मीनिंग लिखने के लिए आए तो भी आप इनको लिख सकते हैं। यानी पर्यायवाची, समान शब्द और मीनिंग, ये तीनों ही एक ही चीज है। चौथा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, व्यय, वरदान, अभिशाप, एकता, अनेकता। नेक्स्ट आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है और वर्तनी में भी बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि, तो दूसरा अब इस अवधि का मतलब है समय सीमा। और देखिएगा केवल हम मात्रा बढ़ा रहे हैं, मात्रा बड़ी की लगा दी तो ये एक भाषा का नाम है। अन्न, अनाज, और अगर हमने अन्य कर दिया दूसरा, जबकि बोलने में साधारण से लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे विष्णु का उपासक वैष्णव, कभी ना मरे अमर। अब लास्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द होते हैं जिस जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, तो इसके भी हमारे दो भेद हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं, वह सामान्य शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, खाना, रोटी, किताब, पानी, कमरा, नदी। अगर हम ये बोलते हैं, इनमें से कोई सा शब्द भी बोलते हैं तो ये सामान्य बोलचाल का शब्द है, तो इसे हम सब आसानी से समझ जाते हैं। तो ये शब्द हुए सामान्य शब्द। और लास्ट आता है आपका तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवस्थाओं, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह। ये सारे शब्द आप कहाँ पढ़ते हैं? विषय में पढ़ते हैं। सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग, ये शब्द आप कहाँ पढ़ते हैं? प्रशासन से संबंधित है ये शब्द, तो इन्हें आप प्रशासन से संबंधित में पढ़ते हैं। प्रशासन के लिए आप देखते हैं कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ऑफिस में सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, है ना, निदेशालय, ये सब प्रशासन से संबंधित है। तीसरा आता है विज्ञान से संबंधित जो शब्द है, रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि। ये शब्द विज्ञान से संबंध है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।